दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तिशा क्लासेस 91 में। दोस्तों डेट है आज की 26 जनवरी 2024, ठीक है। और चलिए 26 जनवरी 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखेंगे दोस्तों क्या है हमारा पहला करंट अफेयर। ध्यान से देखिए, सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ठीक है। पहला देखेंगे क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखिए। पहला है दोस्तों क्या है, नाटो, ठीक है। कह रहा है नाटो ने शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 शुरू किया। क्या है, ध्यान रखिए। नाटो ने दोस्तों, ठीक है, शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास क्या, स्टीड फास्ट डिफेंडर की शुरुआत की है, ठीक है दोस्तों। और कहाँ पे यह आयोजन किया जाएगा, तो यह आयोजित किया जाएगा दोस्तों हमारे उत्तरी अटलांटिक महासागर और यूरोप में, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में और हमारा यूरोप में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है कि नाटो ने दोस्तों शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 शुरू किया है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा इसको। और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, वह है हमारा उत्तरी अटलांटिक और यूरोप में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि नाटो ने शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास, जिसका नाम क्या है दोस्तों, याद रखिए, स्टीड फास्ट डिफेंडर, ठीक है। स्टीड फास्ट डिफेंडर जो कि नाटो का शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन दोस्तों उत्तरी अटलांटिक और यूरोप में किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए। चलिए देखेंगे दोस्तों दूसरा करंट अफेयर क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय, क्या कह रहा है, भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय यानी कि टूरिज्म मिनिस्ट्री 24 से 28 जनवरी 2024 तक, क्या है, भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय दोस्तों, डेट याद रखिए, 24 जनवरी से 28 जनवरी 2024 तक। और स्थान जरूर याद रखिएगा दोस्तों, मैड्रिड स्पेन में, क्या है, मैड्रिड स्पेन में आयोजित होने वाली महत्वपूर्ण वैश्विक यात्रा प्रदर्शनियों में से एक फितूर में भाग ले रहा है दोस्तों, ठीक है। तो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि वैश्विक यात्रा प्रदर्शनियों में से एक फितूर का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है, तो याद रखिए मैड्रिड स्पेन में किया गया है इसका आयोजन, ठीक है। और इससे संबंधित मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री भी पूछी जा सकती है, तो याद रखिए पर्यटन मंत्रालय, ठीक है। फिर देखिए भारत सरकार का दोस्तों पर्यटन मंत्रालय 24 से 28 जनवरी 2024 तक मैड्रिड स्पेन में आयोजित होने वाली महत्वपूर्ण वैश्विक यात्रा प्रदर्शनियों में से एक फितूर में भाग ले रहा है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिए कि वैश्विक यात्रा प्रदर्शनियों में से एक फितूर का आयोजन कहाँ किया गया है, तो याद रखिए मैड्रिड स्पेन में दोस्तों। इससे संबंधित मिनिस्ट्री कौन सी है, पर्यटन मंत्रालय। और कब से कब तक, 24 से 28 जनवरी 2024 तक, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, तीसरा नंबर हमारा करंट अफेयर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री बार बार मैं कह रहा हूँ, याद रखिए आप लोग, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है दोस्तों, के सचिव हैं श्री शैलेश कुमार सिंह, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने दोस्तों कृषि भवन में, ठीक है, कृषि भवन में यानी कि नई दिल्ली में कृषि भवन में DNRLM, क्या है दोस्तों, DNRLM यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, क्या है दोस्तों, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, का सारथी ऐप लॉन्च किया है। फिर देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने दोस्तों कृषि भवन नई दिल्ली में, ठीक है, DNRLM यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का सारथी ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखिए। अब इस सारथी ऐप का कार्य क्या होगा दोस्तों, तो जिसका उपयोग सबसे कमजोर लोगों के साथ काम करने की रणनीति के लिए राष्ट्रीय तकनीकी समाधान के रूप में किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिए। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने दोस्तों कृषि भवन में DNRLM यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का सारथी ऐप लॉन्च किया है, ठीक है।
जिसका उपयोग क्या होगा, तो सबसे कमजोर लोगों के साथ काम करने की रणनीति के रूप में, क्या है, सबसे कमजोर लोगों के साथ काम करने की रणनीति के लिए राष्ट्रीय तकनीकी समाधान के रूप में किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने कृषि भवन में DNRLM यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का सारथी ऐप लॉन्च किया है। जिसका उपयोग क्या होगा दोस्तों, तो वह है सबसे कमजोर लोगों के साथ काम करने की रणनीति के लिए राष्ट्रीय तकनीकी समाधान के रूप में किया जाएगा। चलिए चौथे करंट अफेयर को देखेंगे दोस्तों, ध्यान से क्या कह रहा है हमारा चौथा करंट अफेयर, यहाँ ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक है, स्थान याद रखिए, ब्रेल लिपि, ठीक है, ब्रेल लिपि में PM मोदी के जीवन और कार्यों पर लिखी पुस्तक ए प्रॉमिस्ड नेशन माननीय श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया लॉन्च की है। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ब्रेल लिपि में, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रेल लिपि में PM मोदी के जीवन और कार्यों पर लिखी पुस्तक, ठीक है, PM मोदी के जीवन और कार्यों पर लिखी पुस्तक ए प्रॉमिस्ड, क्या है, ए प्रॉमिस्ड नेशन माननीय श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया लॉन्च की है। ठीक है, तो पुस्तक का नाम याद रखिए, क्या है, ए प्रॉमिस्ड नेशन माननीय श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया लॉन्च की है। फिर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ब्रेल लिपि में PM मोदी के जीवन और कार्यों पर लिखी पुस्तक, क्या है नाम इसका, ए प्रॉमिस्ड नेशन माननीय श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया लॉन्च की है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए, ये पुस्तक का नाम दिया गया है ए प्रॉमिस्ड नेशन माननीय श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया लॉन्च की है, ब्रेल लिपि में लॉन्च की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों देखेंगे, बढ़ेंगे, अगला जो हमारे करंट अफेयर है वो क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है हमारा अगला करंट अफेयर क्या है। चलिए देखेंगे दोस्तों ध्यान से, ठीक है, इसको एक बार और देख लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोस्तों नई दिल्ली में ब्रेल लिपि में PM मोदी के जीवन और कार्यों पर लिखी पुस्तक ए प्रॉमिस्ड नेशन माननीय श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ठीक है, आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। पद्म पुरस्कार के बारे में यहाँ दिया गया है दोस्तों, ध्यान रखिए, पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा हो चुकी है। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, ध्यान रखिए। यहाँ देखिए, कह रहा है दोस्तों पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो याद रखिए 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। फिर है दोस्तों हमारा पद्म भूषण, ठीक है, तो पद्म भूषण को सम्मानित किया गया है दोस्तों, पद्म भूषण से 17 लोगों को सम्मानित किया गया है। फिर है दोस्तों हमारा पद्म श्री, ठीक है, तो पद्म श्री से दोस्तों 110 लोगों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह संख्या भी याद रखिएगा। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है दोस्तों 5 लोगों को, ठीक है, पद्म भूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, 17 लोगों को, ठीक है, और पद्म श्री से सम्मानित किया गया है 110 लोगों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखेंगे दोस्तों पद्म विभूषण किनको किनको प्रदान किया गया है, यहाँ ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए देखेंगे। पहला जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ देखिए, पहला दिया गया है, वह दिया गया है दोस्तों सुश्री वैजंती माला को। ठीक है, फिर देखिए ध्यान से देखिए, सुश्री वैजंती माला को दिया गया है दोस्तों पद्म विभूषण, पहला है। ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सुश्री वैजंती माला संबंधित है दोस्तों कला क्षेत्र से। ठीक है, ध्यान रखिए, सुश्री वैजंती माला संबंधित है दोस्तों कला क्षेत्र से। ठीक है, और किस राज्य से संबंधित है, वह है हमारी तमिलनाडु से। फिर देखिए, सुश्री वैजंती माला दोस्तों यह संबंधित हैं कला से, और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जो कि संबंधित है हमारी तमिलनाडु राज्य से। याद रखिए, सुश्री वैजंती माला संबंधित क्षेत्र भी याद रखिए। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो सुश्री वैजंती माला संबंधित है कला क्षेत्र से, किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से। ठीक है, चलिए दूसरा देखेंगे दोस्तों, यहाँ दूसरा देखिए क्या है, कह रहा है दोस्तों श्री कोनिडेला चिरंजीवी। ठीक है, दूसरा जो पद्म विभूषण दिया गया है वह दिया गया है श्री कोनिडेला चिरंजीवी को। यह भी दोस्तों हमारे कला क्षेत्र से संबंधित है। ध्यान रखिए कि श्री कोनिडेला चिरंजीवी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, और कला क्षेत्र से यह संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, और राज्य क्या है, राज्य इनका है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिए कि श्री कोनिडेला चिरंजीवी को दोस्तों पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है, कला क्षेत्र से यह संबंधित है, राज्य इनका है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ठीक है,
चलिए तीसरा देखिए क्या कह रहा है। तीसरा हमारा दोस्तों जो दिया गया है, तीसरा है वह है दोस्तों श्री एम वेंकैया नायडू को। ठीक है, पद्म विभूषण 2024 जो तीसरा है वह दिया गया है दोस्तों श्री एम वेंकैया नायडू को। ठीक है, यह दिया गया है दोस्तों सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। ठीक है, क्या है, श्री एम वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में? सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में, और यह संबंधित है राज्य आंध्र प्रदेश से। ठीक है, श्री एम वेंकैया नायडू को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, और यह संबंधित है हमारे आंध्र प्रदेश राज्य से। याद रखिएगा, श्री एम वेंकैया नायडू को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य से। चौथा देखिए, श्री बिंदेश्वर पाठक। ठीक है, चौथा जो पद्म विभूषण है वह है हमारा संबंधित श्री बिंदेश्वर पाठक, मरणोपरांत इनको दिया गया है। ध्यान रखिए, श्री बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत इनको सम्मानित किया गया है। किसके लिए? तो सामाजिक कार्य के लिए। ठीक है, याद रखिए, श्री बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। और किस कार्य के लिए? तो यह संबंधित क्षेत्र है दोस्तों इनका सामाजिक कार्य। ठीक है, इनका संबंधित क्षेत्र है सामाजिक कार्य, और यह संबंधित है राज्य बिहार से। ठीक है, ध्यान रखिए, श्री बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण 2024 प्रदान किया गया है। सामाजिक कार्य से यह संबंधित है और बिहार राज्य से। ठीक है, इनका संबंध। चलिए पांचवा और लास्ट है दोस्तों, वह है हमारा सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, और इनको कला के क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया है। कला क्षेत्र से यह संबंधित है और संबंधित राज्य है तमिलनाडु। चलिए फिर से देखिए एक बार। ठीक है दोस्तों, पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है। पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। चलिए देखिए ध्यान से। फिर पहला दोस्तों दिया गया है वह है हमारा सुश्री वैजंती माला को। ठीक है, किसको? सुश्री वैजंती माला को, जो कि संबंधित है दोस्तों हमारी कला क्षेत्र से। ठीक है, सुश्री वैजंती माला संबंधित है दोस्तों कला क्षेत्र से, और किस राज्य से? तमिलनाडु से। ठीक है, दूसरा देखिए, श्री कोनिडेला चिरंजीवी को। क्या है? श्री कोनिडेला चिरंजीवी को संबंधित क्षेत्र है कला। ठीक है, श्री कोनिडेला चिरंजीवी संबंधित क्षेत्र है कला, और किस राज्य से? आंध्र प्रदेश राज्य से। ठीक है, श्री कोनिडेला चिरंजीवी कला आंध्र प्रदेश राज्य से। ठीक है, चलिए तीसरा है दोस्तों श्री एम वेंकैया नायडू को। ठीक है, श्री एम वेंकैया नायडू को किस क्षेत्र में? सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। क्या है? श्री एम वेंकैया नायडू को दिया गया है पद्म विभूषण सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। ध्यान रखिएगा, श्री एम वेंकैया नायडू संबंधित क्षेत्र सार्वजनिक मामलों और आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। चौथा देखिए, श्री बिंदेश्वर पाठक। ठीक है, श्री बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण 2024 प्रदान किया गया है दोस्तों मरणोपरांत। ठीक है, याद रखिएगा, और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। ठीक है, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में कार्य करने के लिए श्री बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत सामाजिक कार्य के क्षेत्र में कार्य करने के लिए 2024 पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, और यह संबंधित है हमारे बिहार राज्य से। ठीक है, पांचवा देखिए क्या है, लास्ट है सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, यह संबंधित है दोस्तों हमारी कला क्षेत्र से और तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए तो यह भी नंबर याद रखिएगा कि पद्म विभूषण दिया गया है दोस्तों 5 व्यक्तियों को। ठीक है, पद्म विभूषण दिया गया है 5 व्यक्तियों को, पद्म भूषण दिया गया है दोस्तों 17 व्यक्तियों को, और पद्म श्री से सम्मानित किया गया है 110 व्यक्तियों को। ठीक है, पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को, पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को, और पद्म श्री 110 व्यक्तियों को। ठीक है, पद्म विभूषण किनको किनको प्रदान किया गया है यहाँ हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। चलिए आगे देखिए, छठा नंबर करंट अफेयर क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए देखिएगा, कह रहा है दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, क्या है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दोस्तों सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास, क्या है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की योजना का अनावरण किया है। चलिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। कह रहा है उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह हैं हमारे नवीन पटनायक जी। ठीक है, इन्होंने दोस्तों यह टाइगर रिजर्व का नाम आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व क्या है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दोस्तों सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी, ठीक है याद रखिए, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की योजना का अनावरण किया है। यह दोस्तों पहला है, और पहली भी चीज़ें जितनी होती हैं दोस्तों सब मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दोस्तों सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ठीक है, इस टाइगर रिजर्व को याद रखिए, परीक्षा में यही पूछा जा सकता है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की योजना का अनावरण
किया है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है परीक्षा में कि हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की योजना का अनावरण किस राज्य में और कौन से टाइगर रिजर्व में किया गया है। ठीक है, तो याद रखिए कि दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण दोस्तों सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में किया गया है। और किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे 7वां नंबर करंट अफेयर हमारा क्या कह रहा है। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ 7वां करंट अफेयर क्या कह रहा है, यहाँ देखिए। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है दोस्तों फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को, क्या है नाम याद रखिए, दोनों लोग खेल क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, चाहे फारूक इंजीनियर की बात करें चाहे रवि शास्त्री की। ठीक है, खेल है इनका दोस्तों, याद रखिए क्या है, खेल है इनका क्रिकेट। ठीक है, खेल है इनका क्रिकेट, याद रखिए क्रिकेट खेल से यह संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को दोस्तों हैदराबाद में आयोजित, ठीक है स्थान भी याद रखिएगा, हैदराबाद में आयोजित समारोह में, ठीक है, किससे, तो कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किस पुरस्कार से, पुरस्कार का नाम याद रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को, ठीक है, फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को हैदराबाद में आयोजित समारोह में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर देखिए कि फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को हैदराबाद में आयोजित समारोह में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को हैदराबाद में आयोजित समारोह में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसको किसको, फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री, नाम याद रखिए, स्थान याद रखिए हैदराबाद, और कौन सी ट्रॉफी, तो वह दिया गया है पुरस्कार कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, चलिए 8वां देखिए क्या है, 8वां करंट अफेयर देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कन्वर्सेशनल AI क्षेत्र में अग्रणी कंपनी, क्या है, कन्वर्सेशनल AI क्षेत्र में अग्रणी कंपनी कौन है दोस्तों, तो वह है हमारी CoRover.ai। ठीक है, कंपनी का नाम याद रखिए, कन्वर्सेशनल AI क्षेत्र में दोस्तों अग्रणी कंपनी CoRover.ai। ठीक है, इसने हाल ही में दोस्तों भारत का पहला, फिर पहला आ गया, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ठीक है, पहला सारा जो है दोस्तों वह सब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, भारत का पहला दोस्तों लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, क्या है, भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसको हम लोग LLM भी कहते हैं, भारत लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसका नाम है दोस्तों भारत GPT को पेश किया है। ठीक है, जिसका लक्ष्य क्या है, इस भारत GPT का लक्ष्य क्या है दोस्तों, तो वह है 22 भारतीय भाषाएं जो हैं दोस्तों, 22 भारतीय भाषाओं में AI संवादों को बदलना है। ठीक है, फिर देखिए कि जो कन्वर्सेशनल AI क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है कौन सी, तो CoRover.ai। ठीक है, इसने हाल ही में दोस्तों भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत GPT को पेश किया है। ठीक है, ध्यान रखिए कि कन्वर्सेशनल AI क्षेत्र में अग्रणी कंपनी CoRover.ai ने दोस्तों हाल ही में भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM भारत GPT पेश किया है। ठीक है, जिसका लक्ष्य क्या है, तो 22 भारतीय भाषाओं में AI संवादों को बदलना है। ठीक है, फिर देखिए कि कन्वर्सेशनल AI क्षेत्र में अग्रणी कंपनी CoRover.ai ने दोस्तों हाल ही में भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि LLM जिसका नाम क्या है, वह है नाम दोस्तों हमारा भारत GPT पेश किया है। ठीक है, याद रखिएगा जिसका लक्ष्य क्या है, तो 22 भारतीय भाषाओं में AI संवादों को बदलना है। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे देखेंगे क्या है, चलिए देखिए दोस्तों 9वां करंट अफेयर हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों वार्षिक अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता, क्या है, वार्षिक अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता जिसको हम लोग क्या कहते हैं, AIPCC। ठीक है, इसका दोस्तों संस्करण याद रखिए 14वां संस्करण था ये। ठीक है, किसका, वार्षिक अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का यह 14वां संस्करण था। ठीक है दोस्तों, और 22 जनवरी 2024 को इसका आयोजन किया गया, कहाँ पे, तो विशाखापट्टनम के कप्पुलपाडा, क्या है, कप्पुलपाडा में ग्रे हाउंड्स ट्रेनिंग सेंटर में। ठीक है, ध्यान रखिए। फिर देखिए कि वार्षिक अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का 14वां संस्करण दोस्तों 22 जनवरी 2024 को विशाखापट्टनम के कुप्पुलपाडा में ग्रे हाउंड्स ट्रेनिंग
सेंटर में शुरू हुआ। ठीक है, तो स्थान भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि वार्षिक अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का 14वां संस्करण 22 जनवरी 2024 को कहां आयोजित किया गया, तो याद रखिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के कुप्पुलपाड़ा में ग्रे हाउंड्स ट्रेनिंग सेंटर में स्टार्ट किया गया। ठीक है, फिर देखिए कि वार्षिक अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का 14वां संस्करण 22 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के कुप्पुलपाड़ा में ग्रे हाउंड्स ट्रेनिंग सेंटर में स्टार्ट किया गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 10वें करंट अफेयर की तरफ। देखिए ध्यान से, क्या है, एक खेल प्रतियोगिता के बारे में है। कह रहा है कि भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी, क्या है, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी, ठीक है, याद रखिएगा श्रीजा अकुला। तो श्रीजा अकुला पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिए श्रीजा अकुला जो है वह टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला ने दोस्तों अमेरिका के, क्या है, अमेरिका के टेक्सास में WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब हासिल कर लिया है। ठीक है, ध्यान रखिए कि भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला ने दोस्तों अमेरिका के टेक्सास में WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब हासिल कर लिया है। ठीक है, तो कौन है दोस्तों, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला। याद रखिएगा इनका नाम श्रीजा अकुला, जो कि किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से। इन्होंने दोस्तों अमेरिका के टेक्सास में WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में, ठीक है, अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब हासिल कर लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और चलिए लास्ट हमारा 11वां करंट अफेयर भी देख लेते हैं, क्या दिया गया है। यहाँ देखिए, कह रहा है कि एक अभूतपूर्व कदम के तहत दोस्तों, देश का नाम याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, कि सऊदी अरब विशेष रूप से राजनयिकों के लिए, ठीक है, अपना पहला अल्कोहल स्टोर खोलने की तैयारी कर रहा है। क्या है, एक अभूतपूर्व कदम के तहत सऊदी अरब विशेष रूप से किसके लिए, तो विशेष रूप से दोस्तों हमारे राजनयिकों के लिए, ठीक है, विशेष रूप से राजनयिकों के लिए अपना पहला अल्कोहल स्टोर खोलने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक अभूतपूर्व कदम के तहत सऊदी अरब विशेष रूप से राजनयिकों के लिए अपना पहला अल्कोहल स्टोर खोलने की तैयारी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज सारे करंट अफेयर कवर कर लिए हैं। चलिए अब साथ में कुछ स्टैटिक पार्ट्स भी हम देखते हैं, क्या दिया गया है आज के स्टैटिक पार्ट्स में। चलिए देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का है, सामाजिक सुधार अधिनियम, जो कि बार बार परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। यदि बात करें दोस्तों हम लोग सामाजिक सुरक्षा अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला है दोस्तों हमारा शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम। ठीक है दोस्तों, क्या है, पहला है हमारा शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम। तो यह आया था दोस्तों गवर्नर जनरल वेलजली के कार्यकाल में। क्या है, शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम, यह आया था दोस्तों गवर्नर जनरल जो हमारे थे वेलेजली। ठीक है, शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम यह आया था गवर्नर जनरल वेलेजली के कार्यकाल में। ठीक है, वर्ष क्या था, 1798 से 1805, और इसने दोस्तों विषय क्या था, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला जो हमारा अधिनियम है दोस्तों वह है शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम। ठीक है, यह कब लाया गया, तो याद रखिए वेलेजली के कार्यकाल में हमारा लाया गया शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम। 1798 से 1805 इनका कार्यकाल था, और इन्होंने शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, चलिए दूसरा बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है सती प्रथा पर प्रतिबंध। ठीक है, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध यह आया था दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। ठीक है, क्या है, सती प्रथा पर प्रतिबंध यह आया था दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। कब, 1829 में, और सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम याद रखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में 1829 में, और सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, चलिए फिर देखिएगा अगला है हमारा दास प्रथा पर प्रतिबंध। तो दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, एलन बरो ने। 1843 का काल था। ठीक है, और 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिए दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, एलन बरो ने 1843 में, और 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, वह है हमारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह। क्या है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। तो यह आया था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1856 में। ठीक है,
और विधवा विवाह की अनुमति दी गई थी। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1856 में विधवा विवाह की अनुमति दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे वह है हमारा नेटिव मैरिज एक्ट। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो नेटिव मैरिज एक्ट आया था दोस्तों नॉर्थ ब्रुक के कार्यकाल में 1872 में, और अंतर जातीय विवाह को इसके द्वारा मान्यता दी गई थी। क्या है? नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक के कार्यकाल में 1872 में, और अंतर जातीय विवाह को मान्यता दी गई थी। ठीक है, अगला जो है दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। क्या है? एज ऑफ कंसेंट एक्ट तो लाया गया था लैंसडाउन के कार्यकाल में 1891 में। लड़की के लिए दोस्तों विवाह की उम्र क्या 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट के द्वारा लैंसडाउन के कार्यकाल में 1891 में लाया गया, और लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई। सारदा एक्ट बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इरविन के कार्यकाल में लाया गया था। सारदा एक्ट इरविन के कार्यकाल में लाया गया था 1930 में। ठीक है, विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष व लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हमारा सारदा एक्ट के द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला था हमारा दोस्तों क्या हम लोगों ने देखा था, वह था शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम। तो वेलेजली के कार्यकाल में आया था 1798 से 1805 के बीच में शिशु हत्या पर प्रतिबंध इसके द्वारा लगाया गया था। दूसरा था हमारा दोस्तों हम लोगों ने देखा था सती प्रथा पर प्रतिबंध। तो यह आया था दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में 1829 में, और सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम के द्वारा 1829 में। फिर हम लोगों ने देखा था दास प्रथा पर प्रतिबंध। तो दास प्रथा पर प्रतिबंध से संबंधित गवर्नर जनरल थे वह थे हमारे एलन बरो। ठीक है, 1843 में इनका कार्यकाल 1843 में हमारा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। अगला हम लोगों ने देखा था हिंदू विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह तो यह दोस्तों संबंधित था लॉर्ड कैनिंग से। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह संबंधित था लॉर्ड कैनिंग से 1856 में। ठीक है, और विधवा विवाह की अनुमति दी गई थी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के द्वारा, जो कि कब लाया गया था 1856 में। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था और विधवा विवाह की अनुमति दी गई थी इस अधिनियम के द्वारा। अगला है हमारा नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है, तो नेटिव मैरिज एक्ट संबंधित था दोस्तों गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक से। क्या है? नेटिव मैरिज एक्ट संबंधित था गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक से। 1872 कार्यकाल था लाया गया था यह 1872 में, और अंतर जातीय विवाह को इसके द्वारा मान्यता दी गई थी। नेटिव मैरिज एक्ट जो कि संबंधित था गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक से 1872 में, और अंतर जातीय विवाह की अनुमति इस एक्ट के द्वारा दी गई। अगला था हमारा दोस्तों एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जो कि लाया गया लैंसडाउन के कार्यकाल में। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया लैंसडाउन के कार्यकाल में 1891 में, और लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई हमारा एज ऑफ कंसेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1891 में लैंसडाउन के कार्यकाल में। ठीक है, चलिए अगला लाया गया था हमारा दोस्तों वह था सारदा एक्ट। हम लोगों ने देखा जो कि लाया गया था इरविन के कार्यकाल में 1930 में। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष हमारा सारदा एक्ट के द्वारा निर्धारित किया गया था, जो कि लाया गया 1930 में इरविन के कार्यकाल में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोगों ने कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के सामाजिक सुधार अधिनियमों को देख लिया है दोस्तों, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों। यदि आपको हमारा करंट अफेयर की वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।